हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। सो यूनिट नंबर 2 का आज हम क्रैश कोर्स डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सो जैसे कि हमें पता है कि हमारा सितंबर मंथ में हमारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो कॉमर्स का एग्जाम है वो 22-23 इस डेट के आसपास होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स का क्या जो है मोटिव है, सो वो यही मोटिव है कि आपको एक कंप्लीट यूनिट का एक आइडिया मिल जाता है कि मतलब इस 25-30 मिनट्स में ये पता चल जाता है कि हमें अभी क्या करना है, क्या चीजें हमारे टॉपिक कौन से जो इम्पोर्टेंट है वो हमने छोड़ दिए हैं। तो कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पे छोड़ना नहीं है। ये आपका यूनिट 2 का सिलेबस है, ठीक है। सो दिस यूनिट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे यूनिट 1 में बोला था मैंने, कुछ भी स्किप करने के लिए नहीं बोलूंगी। तो यूनिट 2 में भी कुछ चीजें हैं हम जो है हम प्रायोरिटी देंगे जिसको, ठीक है, कि जिसमें से क्वेश्चन जो है आता ही आता है हर बार। तो अभी क्या करना है आपको, जल्दी से अपने पेन और कॉपी ले आइए, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि क्या टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करने हैं और अभी जो है उसके बारे में स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप जो है एक क्रैश कोर्स देख रहे हैं, जैसे यूनिट 2 का देख रहे हैं आज आप, तो आज आपको क्या करना है, आज यूनिट 2 कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि डेज इतने नहीं बचे हैं कि आप जो है आज ये वीडियो देख रहे हैं फिर आप प्रिपेयर करेंगे इसके बारे में। नो, आज वीडियो देख रहे हैं तो अभी इस चीज का आप एक जो है रूटीन बना लीजिए कि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन आपको क्या करना है, यूनिट 2 कंप्लीट कर देनी है। जो यहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक बताए जाते हैं वो भी, प्लस जो आपने जो है जो भी कुछ नोट्स बना रखे हैं वहां से उस चीज को जो है कंफर्म कर लीजिए। सो दिस इज यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग जो है प्रिंसिपल्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये ही बेसिक होता है अकाउंटिंग का कि क्या उसमें प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक, तो यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कि पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं, कौन कौन से आपकी कन्वेंशंस हैं, तो ये लर्न करनी है। बेसिकली जो है आपके 4 कन्वेंशंस होते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है। अभी क्या कीजिए, आपको प्रिंसिपल सारे लर्न कर लीजिए, क्योंकि इतने ज्यादा प्रिंसिपल्स नहीं है। प्रिंसिपल्स को तो आप नाम से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर में क्या होगा। जैसे कि आपका सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल है। तो हमें पता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी मतलब सेपरेट होगा, मतलब उसका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस को जो है एक ट्रीट किया जाता है सेपरेट एंटिटी विद इट्स ओनर। ओनर डिफरेंट होता है, एंटिटी डिफरेंट होती है। तो एक प्रिंसिपल ये है, ठीक है। तो ऐसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें ये सोच के करना है कि ये हमारा बिजनेस जो है लॉन्ग पीरियड के लिए है, एंड इट इज नॉट लाइकली टू लिक्विडेट इन नियर फ्यूचर। हम ये नहीं सोच रहे कि कल हमारा बिजनेस नहीं चलेगा और इस ईयर के एंड में हमारा बिजनेस जो है एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। जो भी आप कोई भी जो है पॉलिसीज बना रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बनानी है, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्रिंसिपल्स है। कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आपको जो है कन्वेंशन मैंने बता दिए हैं, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कि आपको सारी चीजों को फुल्ली डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। मटीरियलिटी कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ही लिखनी है, ऐसा नहीं आप कुछ भी जो है अकाउंटिंग में डाल रहे हैं, ठीक है। कंजर्वेटिज्म लाइक जो कोस्ट जो एसेट्स होती है उसको आप किस कोस्ट पे दिखाते हैं, कोस्ट वैल्यू पे दिखाते हैं या फिर मार्केट वैल्यू और कोस्ट वैल्यू विच एवर इज लोअर वैल्यू पे दिखाते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपकी अकाउंटिंग का बेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब इसमें जो है आप इसमें दे नहीं रखा, बट आप जो है काइंड्स ऑफ अकाउंट्स लर्न कर सकते हैं, जो हमने 11th-12th में हम पढ़ते थे। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स लाइक 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एज वी नो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, लाइक रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन, सैलरी, वेजेस, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता था, डेबिट द एक्सपेंसेस और क्रेडिट द इनकम।
आप जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको डेबिट करते थे और जितने भी आपको जो है क्रेडिट इनकम से गेन्स होते थे उनको क्रेडिट करते थे। ठीक है, रियल अकाउंट्स में कौन से आते हैं, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी अकाउंट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सब अकाउंट्स, तो ये रियल अकाउंट्स में आते थे। इसका क्या रूल होता था, इसका रूल होता था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करो और जो जाता है उसको क्रेडिट कर दो। लाइक आपने लैंड परचेज करी तो आप क्या करोगे, हमने क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया हमारे पास क्या आया, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसे कि कोई भी नेम होता है, राम, मोहन, गीता, सीता, श्याम, या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, ये सारे जो है आपकी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और इसका क्या रूल था, इसका रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये बेसिक चीजें थी। ठीक है, तो ये आपको स्किप नहीं करना है, आपको ये भी स्किप नहीं करना है लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट कौन से होते हैं, और आपकी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जितने भी ये टर्म्स हैं इन सबको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये आपका आज का टारगेट रहेगा। ठीक है, टर्म्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स पे, ठीक है, कि पार्टनरशिप क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक कौन सा है, 1932। कई बार ऐसा होता है कि वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक इतनी बेसिक सी चीज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबके एक्ट, जितने भी एक्ट है इस पर्टिकुलर यूनिट में, वो सब एक्ट लर्न कर लीजिए। पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज अकाउंट है, ठीक है, और भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये सारी चीजें हैं जो इनके एक्ट लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंट क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल। ठीक है, ये पार्टनरशिप है कि जब दो से ज्यादा पर्सन जो है एक उसमें आते हैं, एग्री होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए। ठीक है, तो अ पार्टनर हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअल कॉल्ड पार्टनर्स। जो भी पर्टिकुलर पार्टनर्स होते हैं, जो एक इंडिविजुअल होता है, डिफरेंट लाइक 3 पर्सन है ए बी सी, हम तीनों को क्या बोलेंगे, पार्टनर। ए भी पार्टनर है, बी भी पार्टनर, सी भी पार्टनर है। ठीक है, इस तरह से करेंगे और उनको कलेक्टिवली हम फर्म बोलते हैं, कलेक्टिवली इज कॉल्ड फर्म। तो इनके क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लर्न करनी है। कौन कौन से इसमें अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, लाइक कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कई बार ये पूछ रहा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। तो पार्टनरशिप अकाउंट जब आप करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है 31 मार्च को बनता है, 31 मार्च को बनता है आपका। तो यहाँ पे जो है 2 चीजें होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। तो जो है क्रेडिट साइड में आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में आएगा आपका नेट प्रॉफिट, और जितना भी बिजनेस का लॉस है, बिजनेस का जो भी लॉस है, क्या लॉस है, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो ड्रॉइंग्स निकाली होगी उस पे उसको सॉरी यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है, जो भी बिजनेस को मिला है, लाइक नेट प्रॉफिट, और जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स निकाली होगी, कुछ अमाउंट्स या गुड्स निकाला होगा, तो उस पे उन्होंने इंटरेस्ट पे करा था, तो वो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में क्या क्या आ जाएगा, पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये देख लेना कि जो है अगर पार्टनर लोन देता है तो उस पे क्या रेट रहती है, तो दिस इज 6%, तो ये भी इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप अकाउंट में। सेम एज एडमिशन जो है किस किस केस में होता है, इनके जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ये सब निकालना आना चाहिए, रिटायरमेंट आना चाहिए, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इंसॉल्वेंसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारा आपको पूरा चैप्टर एक तरह से स्टडी करना है। ठीक है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या चीजें हैं, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो आप कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, लाइक एडमिशन में क्या क्या आता है, आप एडजस्टमेंट करते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नया पार्टनर आता है तो आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और वो जो गुडविल लेके आता है उसको शेयर करते हैं ऑल
ओल्ड रेशियो में, राइट। तो एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, गुडविल के एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड अदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल्स, राइट। यहाँ पे गुडविल का एक टॉपिक होता है, गुडविल का टॉपिक, गुडविल के जितने भी जो है आपके मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन, एन्युइटी, परचेज कंसिडरेशन। अभी आपको क्या करना है, इस टॉपिक को रिकॉर्ड कीजिए, नोट कीजिए, और जितने भी इसके फॉर्मूलाज है वो फटाफट से इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूलाज मेंशन नहीं है क्योंकि काफी बड़ा फॉर्मूलेज है इसके, काफी ज्यादा फॉर्मूला है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी में पूरा टाइम चला जाता। तो ये सिर्फ वीडियो है कि आपको ये बताने के लिए क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो एक भी जो है आपका, एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर आपका कितना इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, इनकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब आपको लर्न करनी है, ठीक है, कि जो रीइश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे आप क्या एंट्रीज करते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉरफीचर क्या होता है, कब होता है, मतलब आप जब अपने जब कोई भी मेंबर होता है कंपनी का, वो फेल हो जाता है, पे एनी कॉल और इंस्टॉलमेंट या फिर कॉल ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट पे वो कॉल का पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है आफ्टर द गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज। 14 डेज का उसको नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है, ठीक है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स टू फॉरफिट दैट अमाउंट ऑफ शेयर व्हिच इज कंपनी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड, उस अमाउंट को जो है फॉरफिट कर लेना। अगर मान लीजिए एक शेयर 10 रुपीज का था, उसने परचेज कर रखा था, अगर उसने 7 रुपीज दे दिए है ना उस शेयर पे, 3 रुपीज नहीं दिए हैं लाइक कॉल के, तो 7 रुपीज क्या करेगी कंपनी, फॉरफिट कर लेगी, 7 रुपीज को फॉरफिट कर लेगी, ठीक है। तो कुछ एंट्रीज होती हैं, कॉमन एंट्री क्या होती है, लाइक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कंपनी को रिसीव हो चुका है, जो कंपनी को रिसीव हो चुका है। टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, आई थिंक मैंने यहाँ पे ये सिर्फ मेंशन किया है। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आप क्या एंट्रीज करेंगे, एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटेड शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉमन एंट्री क्या हो जाती है फॉरफिट शेयर में, फॉरफिट शेयर कौन सा अमाउंट, कौन सा होता है, जो अमाउंट एक शेयर पे आपको, पर्टिकुलर शेयर पे आपको रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो जनरल एंट्री, आप कॉमन एंट्री क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, जो अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है, टू शेयर्स कॉल अकाउंट, शेयर्स कॉल अकाउंट में कौन सा, मतलब आपको 3 रुपीज नहीं मिले थे, आपको 7 रुपीज मिल चुके हैं, टोटल शेयर कितने का था, 10 का था, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट एंट्रीज होती है, लाइक जब आप फॉरफिटर ऑफ शेयर इश्यूड एट पार, जब आप उसको इश्यू करते हैं एट पार पे, फॉरफिटर ऑफ शेयर एट ए डिस्काउंट, तो क्या क्या एंट्रीज होती है, जो तब डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। फॉरफिचर ऑफ शेयर इश्यूड एट पार, अभी आप क्या कीजिए, इस एंट्री को, पर्टिकुलर एंट्री को कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है। जहां से भी आपको, जहां से भी मटेरियल इस यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पे जाके इस यूनिट को, पर्टिकुलर यूनिट को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है उतना जो है मे बी आपको मैं यहाँ पे एंट्री लिख दूं तो मे बी आपको वो एंट्री क्लियर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब रीइश्यू ऑफ शेयर्स की भी एंट्री होती है। तो रीइश्यू ऑफ शेयर्स की, जब आप रीइश्यू करते हो उस फॉरफिटेड शेयर्स को, एक कंपनी में रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इफ आर्टिकल ऑफ कंपनी एम्पावर टू डू सो, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरह का कुछ लिखा हुआ है कि आप फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर सकते हैं तो ही आप करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट, ठीक है। शुड नॉट बी लेस देन, अगर आप जो है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि इफ द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड, अगर फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू किया जा सकता है, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड शुड नॉट बी लेस देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, अदरवाइज इट ट्रीटेड टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो आप उससे कम में नहीं कर सकते, अगर आप 10 का शेयर है तो आप 10 से कम में नहीं कर सकते, उसकी नॉमिनल वैल्यू लेस देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, उससे कम में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है इससे क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का रिडक्शन हो जाएगा। तो जब आप रीइश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप रीइश्यू कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट
forfeited shares account debit, forfeited shares account debit, to share capital account, to share capital account. ठीक है, कई बार आपसे यही पूछ रहे जाते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या आएगा, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट. और जो बैलेंस रह जाता है, ठीक है, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करने के बाद भी अगर कुछ बैलेंस बच जाता है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, तो वो बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में. तो वो बैलेंस किया जाता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहां से भी इक्वेशन बन जाता है कि वो कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, कि जब फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो ट्रांसफर किया जाता है आपका कैपिटल रिजर्व में. ठीक है, अब ये तो होगी दोनों फॉरफिटेड और रीइश्यू की. उससे पहले ना हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या क्या होती है. ठीक है, ये कंपनी में ही आती है, तो आपको कंपनी के बारे में पढ़ना है, कंपनी अकाउंट्स पढ़ना है. हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, लाइक एथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है. एथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, तो एथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे एक कंपनी रजिस्टर करती है अपने आप को. उसकी एथोराइज्ड कैपिटल वही होती है कैपिटल मेंशन इन कैपिटल क्लोज ऑन द मेमोरेंडम. जब जिस अमाउंट से वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपना जो अमाउंट रजिस्टर करती है वो होती है एथोराइज्ड कैपिटल. जिससे एक कंपनी को स्टार्ट किया जाता है, दैट इज एथोराइज्ड कैपिटल. इट इज नोन एज एथोराइज्ड, नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी इसको बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इश्यूड कैपिटल. एज इट्स नेम सजेस्ट, इश्यूड कैपिटल क्या है. इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल है विच इज एक्चुअली इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, जो ऑलरेडी इश्यू कर दिया गया फॉर सब्सक्रिप्शन. अनइश्यूड कैपिटल जो अब तक सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू नहीं किया गया है, दैट इज अनइश्यूड कैपिटल. ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज टेकन बाय पब्लिक. जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है, दिस इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. कोल्ड अप कैपिटल एज इट्स नेम, जितना एक कंपनी ने कोल्ड कर लिया, लाइक 7 रुपीज का शेयर था, अगर कंपनी ने अब तक 10 रुपीज का शेयर था, अगर कंपनी ने अब तक 7 रुपीज जो है मंगवा लिए हैं, 3 रुपीज नहीं मंगवाए हैं, सो दिस इज कोल्ड अप कैपिटल एंड दिस इज अनकोल्ड कैपिटल. दिस इज कोल्ड अप कैपिटल कि कंपनी ने जो है इसको लोगों से ले लिया है, मंगवा लिया है, दिस इज कोल्ड अप कैपिटल एंड दिस इज अनकोल्ड कैपिटल. पेड अप कैपिटल, द पार्ट ऑफ कोल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय सब्सक्राइबर. अगर कंपनी ने 7 रुपीज मंगवाए हैं और जो भी शेयर होल्डर्स है उन्होंने सिर्फ 5 रुपीज पे करे हैं, 5 रुपीज पे करे हैं और 2 रुपीज नहीं पे करे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 5 रुपीज इज पेड अप कैपिटल एंड 2 रुपीज इज अनपेड कैपिटल. रिजर्व कैपिटल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिजर्व कैपिटल क्या होती है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99, रिजर्व कैपिटल की बात कर रही हूं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99 रिजर्व कैपिटल ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 डील करती है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99, इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए कि रिजर्व कैपिटल किस में आता है. सेक्शन 99 ऑफ अंडर कंपनीज एक्ट 1956 डील्स करती है रिजर्व कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड कंपनी. ये वो अनकोल्ड कैपिटल होती है विच इज अ लिमिटेड कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन हैड डिक्लेयर्ड टू बी कोल्ड अप ओनली इन द इवेंट फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग. ये वो कैपिटल होती है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी तभी मंगवाती है जब कंपनी जो है वाउंड अप होने वाली होती है. ठीक है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होने वाला होता है, ये कैपिटल तब मंगवाई जाती है. इसी को बोला जाता है रिजर्व कैपिटल. ठीक है, आई थिंक जो है ये टॉपिक भी, पर्टिकुलर टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो भी इंपॉर्टेंट था, इन अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज इज आल्सो इंपॉर्टेंट. यहां से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड इक्विजिशंस. मर्जर और इक्विजिशंस में क्या डिफरेंस है. मर्जिंग ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन इन वन, ए और बी दो अलग अलग कंपनीज थी. ठीक है, ये दोनों आपस में मर्ज हो गई और एक कंपनी बन गई, ऑर्गेनाइजेशन इन वन. इट इज म्यूचुअल डिसीजन, ये दोनों का म्यूचुअल डिसीजन होता है कि वो आपस में मर्ज हो जाए, तो वो कौन सी कंपनी बन गई, ए बी बन गई. ठीक है, मर्जर इज एक्सपांसिव देन इक्विजिशन. जो मर्जर होता है वो एक्सपांसिव होता है देन इक्विजिशन. इसमें ज्यादा कॉस्ट लगती है. थ्रू मर्जर शेयर होल्डर कैन इंक्रीज देयर नेटवर्थ, इससे जो है नेटवर्थ बढ़ जाती है शेयर होल्डर्स की. इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कंपनी हैज टू मेंटेन सो मच लीगल इश्यूज.
डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप अकर्स इन मर्जर, ऑनरशिप जो है डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि पहले ये अपनी कंपनी का मालिक था, ये अपनी कंपनी का मालिक था, अब जो है दोनों की मिल गई तो यहाँ पे दो मालिक हो जाएंगे, राइट। तो डाइल्यूशन हो जाएगा ऑनरशिप का। नेक्स्ट इज एक्विजिशंस, बाइंग वन ऑर्गेनाइजेशन बाय अनदर, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को परचेज कर लेती है। दिस इज ये होता है एक्विजिशन बाय मर्जर ऑल्सो एंड एक्विजिशन बाय परचेज, ठीक है। ए और बी दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, ए ने बी को परचेज कर लिया है, सो दिस इज एक्विजिशन। इट कैन बी फ्रेंडली, ये फ्रेंडली टेक ओवर भी हो सकता है, होस्टाइल टेक ओवर, जबरदस्ती भी हो सकते हैं कि भाई एक रेजोल्यूशन पास कर दिया उससे भी जो है बी ए के अंडर में आ जाती है, और ये फ्रेंडली टेक ओवर भी हो सकता है क्योंकि बी को लॉस हो रहा है तो वो फ्रेंडली जो है ए के अंडर चली जाती है। एक्विजिशन इज लेस एक्सपेंसिव, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। बायर्स कांट रेज देयर इनफ कैपिटल, इट इज फास्टर एंड इजियर ट्रांजेक्शन, रिक्वायर्ड डजंट एक्सपीरियंस डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप। इसमें ओनरशिप का कोई डायल्यूशन नहीं होता है, यहाँ पे तो दो जो है ओनर बन जाते हैं, बट यहाँ पे तो ए जो है टेक ओवर कर रही है बी को, ए टेक ओवर कर रही है बी को, एक्विजिशन हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर रहता है। तो अगेन जो है सिलेबस पे आ जाते हैं कि अब हमने कितना कवर कर लिया है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, सब जो है आपको नोट करते हुए चलना है। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज, किसका कितना शेयर होता है तब वो होल्डिंग बनती है, कब वो सब्सिडरी बनती है। माइनर शेयर होल्डिंग अकाउंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इस पर्टिकुलर यूनिट में, इन दोनों यूनिट में, इसमें और इस टॉपिक में जो है फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फॉर्मूलाज ही आपके जो है स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही आप यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस जहां पे वो सिचुएशन जहां पे आपको ना प्रॉफिट होता है ना आपको लॉस होता है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन जहां पे आ जाती है, दिस इज ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये अजम्पशंस क्या होती है ब्रेक इवन एनालिसिस की वो देख लेते हैं। तो अजम्पशंस क्या क्या अज्यूम करके चलता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ऑल कॉस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, कितना भी आउटपुट बना लीजिए आप, चाहे आप 100 यूनिट्स बना रहे हैं, आप 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, बट आपका जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेगा। सेलिंग प्राइस विल रिमेन अनचेंज, सेलिंग प्राइस भी अनचेंज रहेगा, इसकी अजम्पशंस होती हैं। सेल्स मिक्स विल रिमेन कांस्टेंट, स्टॉक्स आर वैल्यूड, जो स्टॉक्स होता है वो मार्जिनल कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है, राइट। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स कैसे होता है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, इसमें ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आई हैव मेंशन्ड दिस, ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो यहाँ पे जो है ये कुछ पॉइंट है जो आपको लर्न करने होते हैं, लाइक सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका आता है कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट तो प्रॉफिट आता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक फॉर्मूला में हेल्प कर सकती है, फॉर्मूला बनाने में, ठीक है, क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो ये लर्न कर लीजिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट लाने के लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर टॉपिक ये आपको रेशियो में भी हेल्प करेगा, ये आपको रेशियो में भी हेल्प करेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का दिस इज द फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन इनटू 100 इन क्वांटिटी निकालते हैं आप। जब कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, यही चीज है। तो एक बार इसको लर्न कर लीजिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से अगर वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर देते हैं तो प्रॉफिट आपको मिल जाता है। सो दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल रेवेन्यू
इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब जो है आप पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर पर यूनिट में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हमें पता है कैसे निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल से, सेल्स माइनस वेरिएबल डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, पीवी रेशियो का अनदर फॉर्मूला है, अगर हमें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखा तो हम निकाल सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। मतलब ये फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल जो है बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आप एक सीरीज लर्न कर लेते हैं ये वाली, लाइक सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आता है, तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीज में निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी में निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिए इन फॉर्मूलाज को। So margin of safety क्या है? It is the difference between actual sales and the break even sales. Actual sales और break even sales का difference है margin of safety. तो अगर रुपीज में निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट किस में होता है? रुपीज में होता है, तो इसलिए प्रॉफिट ऊपर और पीवी रेशियो नीचे। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला भी देखा था, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। तो ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन का ये रहा। अब आती है कुछ रेशियोज के फॉर्मूलाज। ठीक है, जो हम रेशियो है, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो कैसे है? क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो। आई थिंक इट इज गिवन, देख लेंगे। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या कौन सी होती है? ऑल्सो नोन एज सोल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को भी सोल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। एंड एज नेम इंडिकेट्स इट फोकस ऑन ए कंपनीज करंट एसेट्स, जिसमें करंट एसेट्स लिक्विडिटी है ना, तो लिक्विडिटी इज अबाउट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इफ इट कैन पे द शॉर्ट टर्म डेट्स। लिक्विडिटी रेशियो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि क्या हम शॉर्ट डेट्स को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो इज इंपॉर्टेंट, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला, ये भी मोस्ट टाइम आता है कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालो, तो ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स कैसे निकालते हैं? नेट सेल्स का फॉर्मूला सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए तो सेल्स आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर, नीचे नेट सेल्स इनटू 100। तो इसको जो है, इस पूरी को जो आप देख रहे हैं ये वाली सीरीज, इसको बोला जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्योंकि ये प्रॉफिट डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। तो दिस इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोला जाता है, या फिर इनकम रेशियो, या फिर इनकम रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये देखिए इंपॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स इनटू 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न मिलता है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अगर आप इन्वेस्टमेंट पे चाहिए तो डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स, अगर आपको कैपिटल चाहिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस कैसे निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ईपीएस कैसे निकालते हैं।
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर इक्विटी शेयर इनटू 100, डिविडेंड पे आउट रेशियो या तो डिविडेंड या फिर इक्विटी इनटू 100, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर इक्विटी शेयर इनटू 100, अर्निंग पर इक्विटी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड पर शेयर पे कितना डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू 100, प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ। तो एक बार फॉर्मूला ये देख लीजिए आप, यहां से यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट से जो है आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो रेशियो एनालिसिस है, ये रेशियो एनालिसिस से टॉपिक है, ठीक है। रेशियो अनदर, इन्वेंट्री रेशियो, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रेशियो निकाल रहे हो तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी आता है, कई बार फॉर्मूला ही आ जाता है कि सिर्फ फॉर्मूला ही बता दीजिए आप। टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल। डेट कलेक्शन रेशियो, डेट कलेक्ट कर रहे हो आप तो रिसीवेबल जितने भी है आपके मंथ्स और डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। क्रेडिटर्स है तो यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएगा डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल। एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है कहीं पे भी नोट्स बना लीजिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के। इसको एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है, ठीक है। कई बार आपको आ जाता है कि इनमें से एक्टिविटी रेशियो कौन सी है या टर्नओवर रेशियो। तो जिनमें टर्नओवर की बात की जाए, एक्टिविटी की बात की जाए जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये सारी है इन्वेंट्री रेशियो, डेटर्स टर्नओवर, डेटर क्रेडिटर्स, एवरेज पेमेंट पीरियड, राइट। फिर नेक्स्ट आपको ये देखना फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एसेट लायबिलिटीज का फंड फ्लो ना, in a fund flow statement an increase in liability means organization had fund flow which need to be paid। तो अगर liabilities increase हो रही दैट्स मीन आपको वो पे करनी है। तो फॉर एग्जांपल लेंडर्स इंक्रीज हो रहे, कस्टमर्स आपके इनके वेंडर्स, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स। एसेट्स, इफ एसेट सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट एक्सपीरियंस इंक्रीमेंट, अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो दैट्स मीन कंसर्न इंस्टीट्यूशन हैज परचेज एसेट्स बाय स्पेंडिंग फंड। तो उन्होंने स्पेंड का क्या कर दिया है, आउटफ्लो कर दिया है, ठीक है। फिर आपके पास आता है ऑडिटिंग का टॉपिक। ऑडिटिंग फाइनेंशियल, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऑडिटिंग की बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगी तो वो भी इनफ होगा। ऑडिटिंग इम्प्लाइज, ऑडिटिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, एग्जामिन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू करेक्टली एस्टिमेट देयर एक्यूरेसी, ताकि जो वो आपने अकाउंट्स बनाए हैं उनकी एक्यूरेसी चेक करना, उनकी कंप्लीटनेस चेक करना, उनकी रेगुलरिटी चेक करना इज अबाउट ऑडिटिंग, ठीक है। कि ऑडिटिंग जो है कहां से डिराइव्ड हुआ है, ऑडिटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडिटर विच लिटरली मीन्स नो हेयर, which literally means no hair, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑडिटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। और वाउचिंग क्या होता है, वाउचिंग क्या होता है। तो वाउचिंग जब आप कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं, हमें पता है जब भी हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हमें एक रिसिप्ट मिलती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो एक प्रूफ होता है कि हमने ये पर्टिकुलर चीज परचेज करी है। या हम जब भी सेल करते हैं, ठीक है, अगर एक बिजनेस है तो अपनी गुड्स को सेल कर रहा है, मान लीजिए अगर वो पेन सेल करता है तो वो पर्टिकुलर एक रिसिप्ट बना के देगा, उसी को वाउचर बोला जाता है। द सेलर ऑफ गुड इशू ए रिसिप्ट टू द बायर
विच गिव्स अ डिस्क्रिप्शन, जिसमें डिस्क्रिप्शन होता है गुड्स का कि वो कब परचेज की गई या कब सेल की गई, क्या उसका प्राइस था, उससे रिलेटेड रेलिवेंट डिटेल्स उसमें मेंशन होती है, तो उसको वाउचर बोला जाता है। तो वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो वाउचिंग होता है एक बैकबोन होता है ऑडिटिंग का, इसी से ही ये चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन की जाती है क्या एक्चुअल में वो सेल हुई है, क्या एक्चुअल में परचेज किया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने या नहीं किया है। ठीक है, और इसमें ऑडिट रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट रिपोर्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम ड्यूटीज से क्वेश्चन आया था कि क्या क्या ड्यूटीज बनती है और एक ऑडिटर की। तो ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज बनती है, लाइक ड्यूटीज अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर कुछ ड्यूटीज मेंशन होती है। ड्यूटीज अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर ड्यूटीज मेंशन है। ड्यूटीज इन अकॉर्डेंस विद डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो उसके बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं, तो चेक सर्टेन स्पेशल पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को चेक करना कि जो लोन्स एंड एडवांसेस मेंशन है क्या वो सिक्योर्ड है या फिर वो लोन एक्चुअल में लिए हुए हैं कंपनी ने या नहीं लिए हुए, इस तरह से। तो हर एक चीज मतलब पर्टिकुलर चीज को चेक करना, उसके बारे में डिटेल में चेक करना। ठीक है, और जो है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, लाइक लास्ट टाइम भी इसमें से क्वेश्चन बना था ऑडिट रिपोर्ट में से क्वालिफाइड रिपोर्ट कौन सी होती है, क्लीन रिपोर्ट कौन सी होती है। तो बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर। तो 2 टाइप्स की जो है आपकी ऑडिटिंग की रिपोर्ट्स होती हैं। फर्स्ट इज क्लीन रिपोर्ट एंड सेकंड इज क्वालिफाइड। तो क्लीन रिपोर्ट जैसे कि इसमें मेंशन है, क्लीन रिपोर्ट है, बिल्कुल क्लीन है, मतलब इफ द ऑडिटर वेरीफाइंग the books of accounts comes to the conclusion that the books of account had been appropriately maintained, जो books of accounts है वो बहुत अच्छे से मेंटेन है। देयर आर नो मिस्टेक्स, कोई मिस्टेक्स नहीं है, कोई भी इनएडुकेसी नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है, तो एक ऑडिटर जो है क्लीन रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, क्वालिफाइड रिपोर्ट मींस उसमें कुछ न कुछ जो है इरेगुलरिटीज है, कुछ फ्रॉड्स है, कुछ अदर डेफिशिएंसीज है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो एक ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देता है। राइट, तो ये ऑडिटर के बारे में था। तो और जो है आपके स्टैंडर्ड्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से भी 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। ठीक है, और कई बार एक भी नहीं आता, बट कुछ 2 क्वेश्चंस आपको देखने को यहां से मिल जाते हैं। तो 4 मार्क्स का आपको अगर स्टैंडर्ड्स जो रिवाइज स्टैंडर्ड्स है अकॉर्डिंग टू जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू IFC, ये सब आपको लर्न करने हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फर्स्ट टू 30 इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे जो है आपको लर्न करने हैं। मोस्ट इज डेप्रिसिएशन का, जैसे कि डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। ठीक है, इनकम टैक्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 12 है। और आप जो है कुछ रिवेन्यूज या फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन्वेंट्रीज का 2nd नंबर का है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये अकाउंटिंग 3 है। तो कुछ सीरियल वाइज ये लर्न करने ही करने हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट टाइम जो है आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS से एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बना था। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बना था, तो डेट्स मीन आपको जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS की कंप्लीट जो है एक तरह से नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको जो है स्किप नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चंस। क्योंकि इससे पहले जो है दिसंबर 2019 से पहले इसमें से MCQs पूछे जाते थे, MCQs टाइप, या फिर आपके जो है मैच द फॉलोइंग पूछे जाते थे। बट लास्ट टाइम इसमें से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। राइट, अब जो है आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट, जैसे कि हमें पता है ह्यूमन रिसोर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो उसकी अकाउंटिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो ये सब आपको जो है इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं एक्चुअली। एक तो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, एक होता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, तो लाइक इसमें से कुछ चीजें हैं, लाइक रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच किसने दी थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच किसने दी थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। लाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच में क्या करते हैं, जितने भी एक एक्सपेंसेस आपने एक पर्टिकुलर आपने जो है इनकर्ड किया है किसी भी एक इंडिविजुअल को रिक्रूट करने में, उसको सिलेक्ट करने में, तो वो सारा जो है आप सम अप करते हैं और उसको कैपिटलाइज करते हैं एंड रिटर्न ऑफ करते हैं।
रिटर्न ऑफ करते हैं ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो आप उसको बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं कॉस्ट ऑफ ह्यूमन पे, और जो है जो कैपिटलाइज का मीन्स होता है जैसे सारी वैल्यू को ऐड करना एंड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना। तो ये भी जो है कौन सा होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच ये किसने दी थी, आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच ये सब किसने दी थी, और जो प्रेजेंट वैल्यू मेथड है वो सब किसने दिए थे, ठीक है। ये सारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने यहाँ पे बताए हैं कि किस में से क्या क्या चीजें अब तक आई हुई है और क्या क्या चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। और जो फॉर्मूलाज है जितने भी लाइक रेशियो में से फॉर्मूलाज है और कॉस्टिंग में से फॉर्मूलाज है और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है, टारगेट कॉस्टिंग, केज एंड कॉस्टिंग, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। सो इस क्रैश कोर्स को, इस वीडियो को, पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जितना भी बताया है वो सब आपको लर्न करना है और अपनी प्रैक्टिस जो है जारी रखिए। क्रैश कोर्स जैसे कि आज आपने ये वीडियो देख ली, जितने भी आपने पॉइंट्स बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, उन सबको जाके अभी रिवाइज कर लीजिए, सो डेट एग्जाम में आपको जो है प्रॉब्लम्स ना आए किसी भी तरह की कि आपने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। क्योंकि जेआरएफ देखिए कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उससे तो जेआरएफ नहीं होता है। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना और इस तरह से जो है अटैम्प्ट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करें तभी जेआरएफ आता है, ठीक है। तो ये टारगेट है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। और फिर भी जो है ये तो सिर्फ ओवरव्यू था एक यूनिट का। अगर आप जो है कंप्लीट इसको करना चाहते हैं तो हमारे जो है पेड कोर्स है कॉमर्स के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो आप जो है मेल कर दीजिए हमें और उससे जो आपको सारा मटेरियल, जितने भी वीडियोस है, गाइडेंस प्रॉपर टाइम पे, वो सब आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।